बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CPC का ऑर्डर 8 पढ़ेंगे, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ के मतलब है। जब दावा किया जाता है तो दावे के जवाब में जवाब दावा डिफेंडेंट जमा किया करता है। अब अगर जवाब दावे में डिफेंडेंट कोई क्लेम करता है तो उस क्लेम को सेट ऑफ कहा जाता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं कि अगर प्लेंटिफ रिकवरी सूट करता है कि डिफेंडेंट ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं और डिफेंडेंट कहता है कि प्लेंटिफ ने भी मेरे 10 लाख रुपए देने हैं, तो डिफेंडेंट के इस क्लेम को सेट ऑफ कहा जाता है। तो इस ऑर्डर को डिटेल से पढ़ते हैं। इसका रूल 1 है रिटर्न स्टेटमेंट यानी जवाब दावा। द डिफेंडेंट शैल एक्ट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच टाइम एज द कोर्ट मे परमिट प्रेजेंट a written statement of his defense। यानी डिफेंडेंट पहली तारीख पेशी पर या उससे भी पहले या उस वक्त के अंदर जिसकी अदालत इजाज़त दे अपने दिफा के लिए जवाब दावा जमा करेगा। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड अलाउड फॉर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट शैल नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीड 30 डेज। मगर शर्त यह है कि जवाब दावा जमा करने के लिए 30 दिन से ज़्यादा का वक्त आमतौर पर नहीं दिया जाएगा। Provided further that not more than 2 adjournments shall be granted for presenting the written statement। मजीद शर्त यह है कि जवाब दावा जमा करने के लिए 2 से ज़्यादा मरतबा तारीख पेशी को तब्दील नहीं किया जाएगा। रूल 2 न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लेडेड। मतलब अगर नए वाक़यात हैं उनको खास तौर पर जवाब दावा में दर्ज किया जाएगा। The defendant must raise by his pleading all matters which shows that the suit is not to be maintainable or that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as, if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issues of fact not arising out of the plaint, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance और facts showing illegality। अब डिफेंडेंट अपने जवाब में हर उस मैटर का जिक्र करेगा जिससे ये जाहिर हो कि वो दावा काबिल समाअत ही ना है या जो मामलात का जिक्र किया गया वो कानूनी तौर पर वाइडेबल हैं या वाइड हैं, और अपने दिफा में उन तमाम ग्राउंड्स को रेस करेगा जो कि अगर ना रेस किए गए तो या तो वो मुखालिफ पार्टी के लिए खिलाफ तवक्को होने का इम्कान होगा या उनसे कोई ऐसे इश्यूज ऑफ फैक्ट पैदा होते हों जो कि प्लेंट से ना पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, परफॉर्मेंस या ऐसे फैक्ट्स जो कि इलीगलिटी शो करें। अब इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं कि जब मुद्दई दावा करता है तो डिफेंडेंट शुरू में उज़रात लिखता है जिन्हें उज़रात इब्तिदाई कहा जाता है या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। भी हम अगर जवाब दावा देखें तो उसमें शुरू में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिखे जाते हैं। अब उन ऑब्जेक्शन में वो अदालत में नए वाक़यात का जिक्र कर सकता है जो कि प्लेंटिफ ने अपने दावे में ना किए, तो ये रूल उन्हीं नए वाक़यात के मुतल्लिक़ है। रूल 3 डिनायल टू बी स्पेसिफिक। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages। इसका मतलब है कि डिफेंडेंट हर वाक़ये का ख़ास तौर पर इनकार करेगा। यानी यह काफ़ी ना होगा कि डिफेंडेंट जवाब दावे में आम तौर पर या सरसरी इनकार करे कि मैं इन वाक़यात को नहीं मानता, बल्कि हर पैराग्राफ का जवाब देगा और अगर उनको दुरुस्त तस्लीम नहीं करता तो हर पैराग्राफ को खसूसी तौर पर डिनाई करेगा। जब हम जवाब दावा देखते हैं तो उसमें पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन होती हैं जिसका हम पिछले रूल में जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद फैक्चुअल ऑब्जेक्शन की जाती है जो कि दावा के हर पैराग्राफ का जवाब दिया जाता है, तो ये रूल उसी के मुतालिक है। रूल 5 स्पेसिफिक डिनायल। रूल 5 क्योंकि रूल 3 की कंटिन्यूएशन है इसलिए इसे पहले पढ़ते हैं। Every allegation of fact in the plaint
if not denied specifically or by necessary implication, or stated to be not admitted in the pleading of the defendant, shall be taken to be admitted, except as against a person under disability. अगर दावे में कोई एलिगेशन है तो उसको अगर जवाब दावे में स्पेसिफिकली डिनाई ना किया गया तो वो ऐसा तस्वर होगा कि गोया डिफेंडेंट उसे एडमिट कर रहा है और मुद्दई के एलिगेशंस को दुरुस्त तस्लीम कर रहा है. Provided that the court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission. मगर शर्त यह कि अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियार से किसी फैक्ट को साबित करने का हुक्म दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी एडमिट शुदा हो. Rule 4. Evasive denial. Where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively but answer the point of substance. Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. जब डिफेंडेंट किसी वाक़े का इनकार करता है तो वो इवेसिव तरीके से नहीं करेगा, यानी उसको सरसरी या टाल मटोल से उसका इनकार नहीं करेगा, बल्कि जो इल्ज़ाम है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देगा. इसलिए अगर इस पर इल्ज़ाम है कि उसने कुछ रकम वसूल की है और उसमें प्लेंटिफ अगर कोई गलती से कोई वाक़या दुरुस्त नहीं बयान करता, मिसाल के तौर पर अगर मुद्दई कहता है कि मैंने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर डिफेंडेंट को ये रकम दी थी, तो डिफेंडेंट ऐसे नहीं कहेगा कि मैंने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पर वो पैसे नहीं लिए, बल्कि क्लैरिटी से इनकार करेगा कि मैंने कभी भी और कहीं भी वो रकम वसूल नहीं की है. अगर वो जवाब देता है कि मैंने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ तारीख पर वो रकम हासिल नहीं की है, तो उससे ये इम्प्रेशन जाएगा और ये मालूम होता है कि हो सकता है उसने किसी और जगह या किसी और तारीख को वो रकम वसूल की हो, तो इसलिए इवेसिव डिनायल नहीं करना. Rule 6. Rule 6 है particular of set off to be given in written statement. Where in a suit for the recovery of money, the defendant claims to set off against the plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him from the plaintiff, not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court, and both parties fill the same character as they fill in the plaintiff's suit. The defendant may, at the first hearing of the suit, but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of the debt sought to be set off. सेट ऑफ की तफसीलात जवाब दावे में दर्ज होंगी. यानी अगर दावा पैसों की रिकवरी का हो और डिफेंडेंट मुद्दई की मांगी गई रकम में कुछ मखसूस अमाउंट की सेट ऑफ क्लेम करता है, जो कि कानूनी तौर पर वो प्लेंटिफ से रिकवर की जा सकती है, जो कि उस अदालत की इख्तियार समात की माली हुदूदात से तजावुज़ ना करे. अब यह रूल उस वजह से भी हो सकता है कि लिटिगेशन को कम किया जाए. जो डिफेंडेंट के सेट ऑफ के हवाले से क्लेम है उसके लिए वो अलग से दावा ना करे, बल्कि उसी जवाब दावा में अपने क्लेम का इज़हार कर सकता है. डिफेंडेंट दावा की पहली तारीख पेशी पर जवाब दावा में सेट ऑफ का जिक्र करेगा, उसके बाद नहीं, अनलेस अगर कोर्ट उसको इजाज़त देता है. सब रूल 2 है इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ. द रिटन स्टेटमेंट shall have the same effect as a plaint in a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect both of original claim and of the set off. But this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the costs
payable to him under the decree. अब सेट ऑफ का असर क्या होगा उसके मुतालिक है। जवाब दावे का क्रॉस सूट्स में ऐसा ही असर होगा जैसा कि दावे का है, ताकि अदालत उस काबिल हो सके असल क्लेम जो कि दावे में किया गया है और सेट ऑफ जो कि जवाब दावे में किया गया, उन दोनों के मुतालिक हतमी फैसला सुना सके। लेकिन अगर किसी वकील के लिए अदालत कॉस्ट का हुक्म करती है, वो उस डिग्री शुदा अमाउंट से अलहदा दी जाएगी। सब रूल 3, द रूल्स रिलेटिंग टू अ रिटन स्टेटमेंट by a defendant applied to a written statement in answer to a claim of set off. अब जो कवायद डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट पर अप्लाई होते हैं, वही कवायद सेट ऑफ के जवाब पर भी इतलाक पजीर होंगे। रूल 7, डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, यानी मुख्तलिफ वजूहात पर मबनी जवाब दावा या सेट ऑफ, where the defendant relies upon several distinct grounds of defense or set off founded upon separate and distinct facts. They shall be stated as far as may be separately and distinctly. जब डिफेंडेंट अपने डिफेंस के सेट ऑफ में अलग अलग फैक्ट्स या एक से ज्यादा फैक्ट्स पर रिलाय करता है, तो उनको अलग अलग और वाज़ेह तौर पर दर्ज करेगा। रूल 8, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस, यानी जवाब दावे के नए वजूहात। Any ground of defense which has arisen after the institution of the suit or the presentation of a written statement claiming a set off may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement. दावे के दायर करने के बाद या जवाब दावे में सेट ऑफ के पेश करने के बाद कोई नया ग्राउंड अगर अराइज होता है, तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उसको अपने जवाब दावे में रेज कर सकता है। Rule 9, subsequent pleadings. No pleading subsequent to the written statement of a defendant other than by a way of defense to a set off shall be presented except by the leave of the court and upon such terms as the court thinks fit. But the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time for presenting the same. यानी जब जवाब दावा अदालत में जमा किया जाता है, तो उसके बाद प्लीडिंग जमा नहीं की जा सकती, मां सिवाय जो सेट ऑफ का जवाब होता है जो कि मुद्दई को देना होता है, उसके अलावा प्लीडिंग नहीं जमा की जा सकती। लेकिन अगर अदालत उसकी इजाज़त दे दे या ऐसी शराइत जो कि अदालत माकूल समझे, उसके अलावा अदालत किसी भी वक्त जवाब दावा या इजाफी जवाब दावे तलब कर सकती है किसी भी पार्टी से और उसके पेश करने के लिए वक्त भी मुकर्रर कर सकती है। रूल 10, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट। अगर अदालत जवाब दावा तलब करे और वो जमा ना किया जाए, तो अदालत क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। Where any party from whom a written statement is so required fails to present the same within the time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit. अगर अदालत किसी फरीक से जवाब दावा तलब करे और वो मुकर्रर वक्त में जमा ना करे, तो उसके खिलाफ अदालत फैसला सुना सकती है या कोई भी हुक्म जो कि अदालत को बेहतर लगे वो जारी कर सकते हैं। रूल 11, एड्रेस फॉर सर्विस। Every party, whether original, added or substituted, who appears in any suit or other proceeding shall on or before the date fixed in the summons, notice or other process served on him, file in court a proceeding stating his address for service. कोई भी पार्टी आया वो ओरिजिनल हो या बाद में फरीक बनाई गई हो या किसी और की जगह फरीक मुकदमा बनाई गई हो, जो किसी मुकदमे में या किसी कार्रवाई में पेश होती है, तो वो समन या नोटिस में फिक्स की गई डेट या उससे पहले अपना जो एड्रेस है जिस पर उसको सर्विस की जाए अदालत में पेश करेगी। Such address shall be entered in the register of suits to be maintained under orders 4 Rule 2. अब उस एड्रेस को ऑर्डर 4 रूल 2 के तहत रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
3. Rules 20, 23, 24 and 25 of Order 7 shall apply so far as may be to addresses for service filed under this rules. अब Order 7 के Rule 20, 23, 24, 25 उस जमा करदा एड्रेस पर अप्लाई होगा। Rule 12. Consequences of failure to file address. Where a party fails to file an address for service as provided in the preceding rule, the court may direct him to file such address, and if he fails to do so after giving him opportunity to file the address, he shall be liable to have his defense, if any, struck off, and to be placed in the same position as if he had no defendant. अब अगर कोई एड्रेस जमा करने से कासिर रहता है तो उसके क्या नताइज होंगे? पिछले रूल में बयान करदा एड्रेस अगर जमा न किया जाता है और अदालत फरीक को मोहलत देने के बावजूद भी वो फरीक अपना एड्रेस जमा नहीं करता तो उसका डिफेंस स्ट्रक आउट किया जाएगा। Sub Rule 2. The court may pass an order under Sub Rule 1 so moto or on the application of any party. यानी अदालत अपने सवाबीदी इख्तियार से या किसी फरीक के एप्लीकेशन से सब रूल 1 में मज़कूरा हुक्म पास कर सकती है। Rule 13. List of legal representatives of defendant. यानी डिफेंडेंट के वारिसान की लिस्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। In every suit of the nature referred to in Rule 4, Order 22, the written statement shall be accompanied by a statement given. यानी हर जवाब दावे में अगर वो Order 22 Rule 30 में बताए गए जवाब दावा की नौइयत का हो तो उस के साथ मंदरजैल किस्म के बयानात जमा कराए जाएंगे। A. The names and addresses of the persons who, in the event of the death of the defendant, may be made a party as his legal representatives. अब उन अशखास के नाम और एड्रेस जिनको बतौर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकदमा में फरीक बनाया जाएगा जब डिफेंडेंट की मौत वाक़या होती है। B. The name and address of the person who, in the event of the death of the defendant, shall intimate such fact to the court, furnish the court with the names, particulars and addresses of the legal representatives of the defendant, and make an application for the legal representative to be made a party. अब उन लोगों के नाम और एड्रेस जो कि मुद्दाले के मौत के बाद अदालत को इत्तला देगा और डिफेंडेंट के वारिसान के नाम, एड्रेस और तफसीलात अदालत में पेश करेगा और उनको फरीक मुकदमा बनाने के लिए भी दरख्वास्त करेगा। सब रूल 2 है अ डिफेंडेंट में एट एनी टाइम ए फाइल इन द कोर्ट एन अमेंडेड लिस्ट ऑफ हिज प्रिजम्प्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स। अब डिफेंडेंट किसी भी वक्त जो उसके फर्ज करदा वारिसान हैं उनके मुतल्लिक तरमीमी फहरिस्त अदालत में जमा करा सकता है। B. Nominate another person in the place of the person nominated under Class B of Sub Rule 1 for the purpose of that class. Sub Rule 1 की Class B के तहत जिस शख्स को नॉमिनेट करता है उसकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर सकता है। Sub Rule 3. A nomination made under Class B of Sub Rule 1 shall, unless varied under Class B of Sub Rule 2, remain in force throughout the pendency of the suit and any proceedings arising therefrom, including appeal, revision or review. जो नॉमिनेशन सब रूल 1 की क्लास बी के तहत की जाती है अगर उसको सब रूल 2 की क्लास बी के तहत तब्दील नहीं किया जाता तो वो नॉमिनेशन थ्रू आउट उस मुकदमे में इन्फोर्स रहेगी, हत्ता कि अगर उसमें फर्दर अपील, रिवीजन या रिव्यू होती है तो उसमें भी वो नॉमिनेशन इंटैक्ट रहेगी। उम्मीद है कि आपने ऑर्डर 8 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहें।
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔